ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे एवोगैड्रोस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। हमने जो पिछले वीडियो में किया था वो था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और फिर उसकी कुछ लिमिटेशंस पढ़ी, फिर उनको मॉडिफाई भी हमने कर लिया था। आज का जो अपना काम रहेगा उसमें कई चीजें आप जानोगे, और असल जो केमिस्ट्री है वो अभी स्टार्ट होने जा रही है। जो आप लोगों ने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास के बारे में एक्चुअल आइडिया भी आपको इसी लॉ पे बेस्ड मिलेगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं एवोगैड्रोस लॉ। इसमें एवोगैड्रो तो नाम आपको पता ही है, साइंटिस्ट का नाम है अमेलियो एवोगैड्रो, और लॉ मैं बताऊंगा, बट उससे पहले कई सारे सवाल हैं कि हम ये टॉपिक पढ़े क्यों, और उसमें फिर उनका नाम यही क्यों लिया गया। ये कई सारी चीजें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करता हूं। एक्चुअल में मैं एवोगैड्रो लॉ पे आऊं उससे पहले आपको एक चीज और पढ़नी है, वो है बर्जीलियस हाइपोथेसिस। बर्जीलियस हाइपोथेसिस बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर जो आपके काम की बात करूं तो ये बहुत छोटा सा ही है, पर अगर कंसेप्ट क्लियरेंस चाहिए जो कि एक्चुअल आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को बढ़ाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं बर्जीलियस हाइपोथेसिस से। बर्जीलियस अगेन स्वीडिश केमिस्ट, और दूसरा है हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होती है? देखो, जब भी हम लोग कोई भी रिसर्च शुरू करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, काम करने से पहले कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं, पेपर वर्क होता है, फिर उस पेपर वर्क को एक्चुअली इंप्लीमेंट किया जाता है। सेम ऐसे ही जब हम लोग कोई रिसर्च करने चलते हैं, कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क करना शुरू करते हैं जो कि नया हो या फिर जो पहले हो चुका है पर उसको स्टडी नहीं किया गया था, प्रॉपरली स्टडी नहीं किया गया था, तो उस टाइम पे हम लोग पहले तो गैस देते हैं, गैस कि शायद ये ऐसा होगा। उस गैस को बोला जाता है हाइपोथेसिस। जैसे बर्जीलियस ने पहले हाइपोथेसिस दी, अब वो हाइपोथेसिस क्या थी? उसने गैस किया कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर उसको एक्सपेरिमेंटली करके देखेंगे। अगर वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होगी तो जो हमने स्टेटमेंट दी थी पहले, जो हमने गैस किया था, अब वो क्या बन सकता है? अब वो लॉ बन सकता है, लॉ। अगर इस लॉ में एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं और वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स की फॉर्म में हमने लिखना है, तो अब उसको लॉ नहीं बोलते, अब उसको बोलते हैं थ्योरी। क्लियर है? तो पहला काम क्या होता है? हाइपोथेसिस, गैस करेंगे, फिर हम लोग एक्सपेरिमेंटली करके देखेंगे, अगर वो हो गया क्लियर, कंफर्म हो गया, तो फिर हम लोग उस स्टेटमेंट को लॉ बोलेंगे। अगर हमने कई सारी स्टेटमेंट्स दी हैं तो हम लोग उस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को थ्योरी बोलेंगे। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी बात थी। तो बर्जीलियस ने हाइपोथेसिस दी, तो ये आज तक भी हाइपोथेसिस ही मानी जाती है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हुई नहीं। तो एवोगैड्रो का कुछ बुक्स में हाइपोथेसिस ही देखोगे, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस है, बट एक्चुअली में ये अब लॉ बन चुका है, इसलिए मैंने लॉ ही लिखा है। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं बर्जीलियस की हाइपोथेसिस। तो बर्जीलियस ने क्या हाइपोथेसिस दी और इसका बेस क्या था? तो पहली चीज तो बर्जीलियस हाइपोथेसिस, और वही बेस एवोगैड्रो का है, ठीक है। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ने के लिए इसका बेस क्या था, व्हाट इज द बेस ऑफ बर्जीलियस हाइपोथेसिस और एवोगैड्रोस लॉ। तो इन्होंने क्या देखा, आप लोगों को याद हो, जब मैंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ाई थी तो वहां पे मैंने लिमिटेशंस स्टडी करवाई थी। तो लिमिटेशंस में आपने देखा होगा कि डाल्टन ने ये तो बता दिया कि भाई एटम से बने हैं। किससे बने हैं? जो मैटर है वो एटम से बना है, और एटम एक दूसरे से कंबाइन करते हैं सिंपल रेशियो में, एटॉमिक रेशियो में। लेकिन क्या उसने गेल-लुसेक लॉ को एक्सप्लेन किया था क्या? तो उसने गेल-लुसेक लॉ को एक्सप्लेन नहीं किया। तो जो ये बर्जीलियस था, बर्जीलियस ने क्या किया? दोनों स्टेटमेंट्स को स्टडी किया। तो मैं लिखता हूं बेस क्या था। अकॉर्डिंग टू गेल-लुसेक लॉ, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, गेल-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स,
gaseous volumes या combining volume when gases combine with each other, they do so in simple वॉल्यूमेट्रिक रेशियो। याद है ये बात? वो वॉल्यूमेट्रिक रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन करेंगे जब गैसेस कंबाइन करती हैं। बट अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती थी बताएं तो आप लोग? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, व्हेन elements combine with each other, जब एलिमेंट्स एक दूसरे से, जब गैसियस एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो वो वॉल्यूमेट्रिकली कंबाइन करेंगे सिंपल वॉल्यूमेट्रिक रेशियो में। लेकिन जब एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे विद ईच अदर, they do so in simple atomic ratio। मैंने मास रेशियो लिखी थी, यहां पे मैं एटॉमिक रेशियो लिख देता हूं क्योंकि वहां पर आपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पहला पोस्टुलेट क्या था कि हर एलिमेंट, हर गांव किससे बना था? एक जैसे घरों से, और उन घरों को क्या बोला गया था? एटम्स। ओके, तो एलिमेंट्स एटम्स से बना है और उन एटम्स की एक सिंपल रेशियो है। तो दे डू सो इन सिंपल एटॉमिक रेशियो एंड फॉर्म क्या बनाते हैं? फॉर्म कंपाउंड एटम्स, जिनको क्या बोलते हैं हम आजकल? मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। आप लोग यहाँ पे सारी बातें जान जाओगे आज, एटम्स मॉलिक्यूल्स क्या है। अब यहां से इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंपेयर करके देखो। तो बर्जीलियस ने इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंपेयर किया, यही बेस था। उसने देखा भाई गैसेस यहां पर एलिमेंट्स है, ठीक है, कंबाइन विद ईच अदर, दे डू सो इन सिंपल, ये है एटॉमिक रेशियो। तो इनके बेस पे फ्रॉम दीज टू स्टेटमेंट्स क्या किया? स्टेटमेंट्स Berzelius assumed that, उसको लगा, assumed that there must be some relation between किसके? between the volume and atoms, वॉल्यूम और एटम्स के बीच में, ये वॉल्यूमेट्रिक और एटम की रेशियो के बीच में क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक रेशियो और एटॉमिक रेशियो के बीच में क्या होगा? कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। एंड बेस्ड ऑन दिस assumption he proposed an hypothesis। उसने एक हाइपोथेसिस को क्या किया है? प्रपोज किया है, जिसको क्या बोला जाता है? बर्जीलियस हाइपोथेसिस। क्लियर है? उसने यहां से साफ दोनों स्टेटमेंट्स को आप देख सकते हो, दोनों स्टेटमेंट्स को कोई भी डिफरेंस नहीं। मैंने इसलिए दोनों को साथ लिखा कि भाई वॉल्यूमेट्रिक रेशियो में गैसेस कंबाइन करती हैं, ये रिलेशन डाल्टन ने बताया ही नहीं, तो उस सिर्फ यही एनालिटिकल एबिलिटी है। मेरे से किसी ने पूछा था कि सर साइंस और आर्ट कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, आप दोनों को एक कह रहे हो। मैं आपको फिर बता दूं कि साइंस स्ट्रीम अलग चीजें हैं। साइंस होता है सीक्वेंशियल स्टडी, किसी भी चीज को सीक्वेंस में पढ़ लो, साइंस है। जैसे कि आप लोगों ने आर्ट के कोई सब्जेक्ट की बात करें, जैसे पॉलिटिकल साइंस, तो वो साइंस क्यों होगी? क्योंकि वो भी सीक्वेंस में पढ़ी गई। आप किसी भी चीज के आगे, इवन आप लोग हिस्टोरिकल साइंस भी बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि वो भी सीक्वेंस में पढ़ी जाती है। तो हर चीज साइंस है, बगैर सीक्वेंशियल स्टडी के आप कुछ नहीं कर सकते हो।
लेकिन साइंस स्ट्रीम अलग है। साइंस स्ट्रीम आजकल क्या बोल दिया गया, जो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है वो सब्जेक्ट हमने साइंस स्ट्रीम में इंक्लूड किए हुए हैं। तो बेसिकली जो आइडिया है, हर चीज, जैसे अगर मान लो मैं कहीं का मुझे आईएएस ऑफिसर बना दिया जाए, डीएम बना दिया जाए, और मुझे जाके उसको उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, वहां पर क्या होता था, कैसे लोग रहते हैं, कैसी कल्चर है, और क्या चीज मैं डालूं तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। मैं अगर कोई भी वहां पे रूल बना दूं तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, ये मेरी एनालिटिकल एबिलिटी है। तो मैंने साइंटिफिक स्टडी करनी पड़ेगी उसकी, तो साइंटिफिक एटीट्यूड है ये। तो इसमें तो मैंने कहीं साइंस तो पढ़ा नहीं, बट ये मेरा साइंटिफिक एटीट्यूड है कि मैंने बेस से स्टार्ट किया, सीक्वेंस में उस चीज को पढ़ा। तो ये साइंटिफिक साइंस से आया, साइंटिफिक एटीट्यूड। इसका किसी एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। आजकल कहने लगे साइंस वर्ड और साइंस स्ट्रीम। आजकल हम लोग साइंस स्ट्रीम में वो सब्जेक्ट इंक्लूड करते हैं जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड सब्जेक्ट। बस ये याद रखना। तो यही चीज यहां पे हो रही है। यहां पे क्या हो रही है कि उसने ये पढ़ा, अब उसकी एनालिटिकल एबिलिटी बर्जीलियस की देखो कि ये तो दोनों स्टेटमेंट एक जैसी सी लग रही है, तो इसका मतलब जरूर वॉल्यूम और एटम्स में कोई ना कोई रिलेशन होगा। ठीक है ना, देखो कितना सिंपल चीज है, जो डाल्टन बता ही नहीं पाया वो बर्जीलियस ने एक गैस दिया। तो चेक करते हैं बर्जीलियस हाइपोथेसिस क्या है। तो बर्जीलियस हाइपोथेसिस क्या है आप समझें, मैं पहले समझा दूं, देन वी विल राइट। लिखना ही है आप लोगों को, तो याद ही रखना है, बट देखते हैं क्या करते हैं। मान लो मेरे पास ये कोई गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये हमने ले लिया क्लोरीन गैस, ठीक है। इस पे जो हमने टेम्परेचर और प्रेशर रखा, मान लो इसका जो टेम्परेचर था वो है कितना, T डिग्री सेल्सियस। कितना है, T डिग्री सेल्सियस। ये कोई दूसरी गैस है, गैस अलग है, यहां पे रख दिया हमने कितना टेम्परेचर रख दिया, ये भी T डिग्री सेल्सियस, और ये जो प्रेशर लगा है ये P एटमॉस्फेयर, और ये कितना लगा है, P एटमॉस्फेयर। तो दोनों के ऊपर टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है। अगर ये दोनों हो तो मान लो इसका वॉल्यूम है 2 लीटर, इसका है 2.5 लीटर। तो बर्जीलियस कहता है कि जितना इन गैसेस का वॉल्यूम है उतना ही इसके अंदर एटम है। अगर इसमें 2 लीटर है तो इसमें 2 एटम है, इसमें 2.5 लीटर है तो इसमें 2.5 एटम्स है। समझ गए, ये है सिंपल सा लॉ, जितना वॉल्यूम उतने एटम, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट तो सारी सेम थी, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम को उसने कह दिया भाई वॉल्यूम इज इक्वल टू एटम। बस कंडीशन क्या है कि दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। ठीक है, 2 क्या 10 ले ले, जितनी भी गैसेस है। तो क्या बनेगी स्टेटमेंट, आप लोग खुद सोचें तो क्या बनेगा। अकॉर्डिंग टू दिस hypothesis under the similar conditions of temperature and pressure, टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखना है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस contain equal number of atoms, जितना वॉल्यूम उतने गैसेस। समझ गए, दिस इज द बर्जीलियस हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस ही क्यों रह गई, फॉर एग्जांपल लाइक H2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और क्या बना दिया H2O। मान लो 373 केल्विन पे ले तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है 373 केल्विन ही है, तो ये भी गैसियस फॉर्म में आ गया। तो बैलेंस कर लें, 2H2 2H2O। इतनी रिएक्शंस आपने अपनी बेसिक क्लासेस में जरूर पढ़ी होंगी। तो 2H2 गैस प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2H2O गैस। अब क्या करें, यहां पे ये है 2, तो इसका कितना वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर।
2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है जी। अब इसके अकॉर्डिंग, हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जितना वॉल्यूम उतने एटम, तो कितने एटम? 2 एटम्स। ये कितने? 2 एटम्स। और ये कितने? 2 एटम्स तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्या बताया था डाल्टन ने कि जब एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट के या सेम एलिमेंट के एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो दे प्रोड्यूसेस कंपाउंड एटम्स, है कि नहीं? तो ये क्या है? ये कंपाउंड एटम्स। ठीक है जी, कंपाउंड एटम्स। तो कुछ ना कुछ तुम लोग कहोगे सर यहां भी तो हाइड्रोजन एटम से कंबाइन कर रहा है, तो यही तो उसने गलती कर गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको आधा कर दो। H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि नहीं? अब क्या हो जाएगा, ये 1 वॉल्यूम, ये 1/2 वॉल्यूम, ये 1 वॉल्यूम। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 1 एटम, ये हो गया आधा एटम, और ये हो गया 1 कंपाउंड एटम। 1 कंपाउंड एटम। क्लियर? यहां पे गड़बड़ हो गई, और वो क्या होगी अब चेक करते हैं। वो डाल्टन को जब ठीक माने बैठा था, और उस टाइम तो डाल्टन को हर कोई ठीक मानता था। ठीक है, तो क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, atom is the smallest particle which participate in a chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन में जो सबसे छोटी चीज है वो क्या है? एटम है। So the least number of atoms participating in a chemical reaction must be, क्या होना चाहिए? must be 1। सबसे छोटा नंबर क्या है? 1, क्योंकि सबसे छोटी चीज है। अगर आप 1 से नीचे जाओगे तो क्या होगा? क्या देखो, नो डाउट एटम टूट सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अंदर, पर जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं, वो एटम पार्टिसिपेट करेगा। अब आपने एटम को तोड़ दिया तो क्या वो एटम रह गया? क्या अभी तो एटम टूट गया। तो क्या यहां पर लिख दिया हाफ एटम? तो जो सबसे छोटा नंबर है एटम का, एटम 1 से नीचे 0 मतलब एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। और जो मिनिमम नंबर क्या होना चाहिए, जो सबसे छोटी चीज पार्टिसिपेट करेगी, वो 1 होना चाहिए। लेकिन यहां पर कितना आ गया? हाफ एटम आ गया। तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? सो हाफ एटम डज नॉट एग्जिस्ट। It is in contradiction, or it is in contradiction of किसके contradiction है? Contradiction of डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कॉन्ट्राडिक्शन है। आप डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट यूज कर रहे हो और आप उसके अगेंस्ट ही बात कर रहे हो। इस वजह से बर्जीलियस हाइपोथेसिस वाज रिजेक्टेड। इसलिए इस गैस को रिजेक्ट कर दिया गया, वाज रिजेक्टेड। लेकिन उसकी सोच बहुत अच्छी थी। अब आगे तो इस सोच को ही, मैंने वही बोला, पढ़ तो चुका ये, पर रिसर्च होती है जो पहले हो तो चुकी है, वो पहले से ही रिसर्च, जो सर्च तो हो चुकी है, अब उसको दोबारा करना है। तो टू स्टडी व्हाट एवर इज नॉट स्टडीड अर्लियर, जो पहले हो तो चुका है पर उसको पढ़ा नहीं गया है। समझ गए? जो हो गई रिएक्शन बट उसको ऑब्जर्व नहीं किया गया, स्टडी नहीं किया गया, वही रिसर्च है।
जो चीजें पहले से हो चुकी हैं। तो अब बर्जीलियस ने सबको आइडिया दे दिया, तो इसमें कुछ ना कुछ तो गलती है। ये एवोगैड्रो ने इसका फायदा उठाया था। तो अभी मैं आगे बताऊं उससे पहले मैं बर्जीलियस हाइपोथेसिस क्लियर है सभी को? बर्जीलियस के अकॉर्डिंग जितना वॉल्यूम उतने एटम्स। पता चला डाल्टन कहता भाई एटम तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो आधा एटम तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, मिनिमम नंबर 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 होल नंबर्स रहेंगे, इंटीग्रल वैल्यूज रहेंगी। तो अब आते हैं भाई मैं एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस पे, बट उससे भी पहले आपको एक चीज और जाननी है, वो है क्या? एटम्स और मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशंस, ताकि आप इजीली एक्सप्लेन कर पाए। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ये क्या थे? दीज आर द अल्टीमेट और particulate particles of the matter, ultimate particles of matter, okay, particles of matter। मैटर इसी से बना था ना भाई, एटम से, और जब एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन करते थे तो क्या बनाते थे? मॉलिक्यूल्स। तो अब मैं ये बताने जा रहा हूं आपको, तो एटम्स क्या है? तो व्हाट इज एन एटम? एटम अभी बताया, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, the smallest particle which participate in a chemical reaction। अब ये हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा लें, पहले जो डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी जो डाल्टन ने दी थी, जो आगे ना टूट सके वो नहीं, ये टूट भी सकते हैं, ये भी लिखूंगा। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन एंड may or may not freely exist is known as atom। तो जो सबसे छोटी चीज किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे और जो फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकती है और ना भी करे, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? एटम। क्लियर है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल लाइक हाइड्रोजन है, ये रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करेगा, बट इट डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। तो क्या ये फ्रीली एग्जिस्ट करेगा? क्या फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये एटम हो सकता है। यू नो दैट H एग्जिस्ट एज H2, तो H इज एन एटम। आप एटम तो कह सकते हो इसको, ठीक है। हीलियम की बात करो तो हीलियम कैन एग्जिस्ट फ्रीली, तो ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, और सबसे छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो आप इसको एटम कह सकते हो। क्लियर है? समझ रहे होगे? नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं जी। मॉलिक्यूल आपको जरूर जानना चाहिए। अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मॉलिक्यूल भी सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का वो सबसे छोटा हिस्सा। याद है कंपाउंड एटम बोला गया था, जब एक से ज्यादा एटम्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाएंगे? वो कंपाउंड एटम बनाएंगे। अगर तो वो कंपाउंड एटम फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल है। वो सबसे छोटा ही हिस्सा लेना उस पूरे मैटर का, वो सबसे छोटा हिस्सा लेना है। तो क्या लेना? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट freely is known as molecule। बहुत सारे लोग डेफिनेशन देते हैं जो एक से ज्यादा एटम से बने, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए, ना होती ऐसी। याद रहे मॉलिक्यूल वो जो फ्रीली एग्जिस्ट करे, जो सबसे छोटी चीज फ्रीली एग्जिस्ट करे। अब हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, क्या ये मॉलिक्यूल है? क्या नहीं है। तो क्या करोगे? हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? फॉर एग्जांपल H2। तो ये क्या है? ये अगर मैं हाइड्रोजन तो बहुत बड़ा ले लिया, बट उसका सबसे छोटा हिस्सा मॉलिक्यूल का कहलाएगा। समझ रहे हो? जैसे मान लो ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन है, ऐसे समझ लो, तो मैं इसका जो सबसे छोटा हिस्सा है और वो फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो मॉलिक्यूल है।
पूरा का पूरा तो ये हाइड्रोजन गैस हो गया, लेकिन इसका सबसे छोटा हिस्सा हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे, अगर वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है। अब बताओ क्या हीलियम फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? हाँ कर रहा है, तो क्या ये मॉलिक्यूल है? तो यस इट इज अ मॉलिक्यूल एज वेल एज एटम। एटम भी है, क्योंकि एटम तो ऐसी चीज है ना जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, सबसे छोटी चीज, और जो फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है, तो फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एटम भी बोल देते हैं और मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। हाइड्रोजन का ले लें HCl, ये क्या है? ये मॉलिक्यूल नहीं होगा क्या? ये भी तो मॉलिक्यूल हो गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और ये फ्रीली एग्जिस्ट करेगा, तो ये भी एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड एटम है। और कहें ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में स्टेबल है। सबसे छोटा हिस्सा लेना है उस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का। और ले ले, ओजोन ले लो, O3 फ्रीली एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये भी एक मॉलिक्यूल है। आ रही है बात समझ में? क्या समझे? एटम तो वो जो फ्रीली एग्जिस्ट करे या ना करे, बट रिएक्शन में वो सबसे छोटी चीज होगी। मॉलिक्यूल का रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का कोई लॉजिक नहीं। समझ गए जी? तो ये उसने बोला। अब यहां से इनके बेसिस पे, इन डेफिनेशंस के बेसिस पे क्या करेंगे हम लोग? डेफिनेशन देंगे एवोगैड्रोस लॉ की। तो अब एवोगैड्रोस लॉ, पहले तो ये भी हाइपोथेसिस ही आई थी, पर फिर ये वेरीफाई कर दिया गया और उसके बेस पे ये लॉ दे दिया गया, जिसको बोला गया एवोगैड्रोस लॉ। तो क्या कहता है ये लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बिल्कुल सेम, अंडर दी similar conditions of किसकी? temperature and pressure, equal volume of gases contains, अब गैस है, गैस में एटम हीलियम जैसी चीजों में तो मिल भी सकता है, बट जैसे मैक्सिमम गैसेस के अंदर ये क्या मिलेगा? कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसने बोला था एटम्स और इसने बोल दिया मॉलिक्यूल्स, क्योंकि फ्रीली जो एग्जिस्ट कर रहा है वो गैस तभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। अगर आपने कहा कार्बन है तो ये तो सॉलिड हो जाता, ये तो फ्रीली एग्जिस्ट भी कर जाता, बट गैस फ्रीली एग्जिस्ट करती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और यही डेफिनेशन थी मॉलिक्यूल की। तो उस डेफिनेशन के बेस पे एवोगैड्रो ने उसके एटम को रिप्लेस कर दिया, किससे? मॉलिक्यूल्स। क्लियर है जी? ओके, तो अब फिर से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिस इज H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, यही दे दिया, सारे गैसियस स्टेट में हैं, तो ये 1 वॉल्यूम, ये हाफ वॉल्यूम, ये 1 कंपाउंड एटम या फिर मॉलिक्यूल कह सकते हो। अब तो आपको डेफिनेशन पता ही है, कंपाउंड एटम या मॉलिक्यूल, तो ये क्या हो गया? 1 वॉल्यूम किसके बराबर? 1 मॉलिक्यूल, ना कि एटम। एटम नहीं है ये, मॉलिक्यूल है। आप लोगों को जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये अपने एक एटम, किसी भी एलिमेंट का वो अपने ही एटम से भी कंबाइन कर सकता है और क्या बना सकता है? कंपाउंड एटम बना सकता है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल और ये भी 1 मॉलिक्यूल ही लिख देता हूं, 1 मॉलिक्यूल। ओके, यहां 1 वॉल्यूम लिखना था, सॉरी, 1 वॉल्यूम एंड दिस इज 1 मॉलिक्यूल। तो क्लियर है? तो आधा मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट कर सकता है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन थी क्या ऐसी कि ये सबसे छोटी चीज जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, तो नहीं, वो डेफिनेशन सिर्फ एटम की है। तो आधा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, तो इट इज वेरीफाइड, इसलिए इसको हाइपोथेसिस ना बोल के क्या बोल दिया गया? लॉ बोल दिया गया। क्लियर है? तो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगैड्रोस लॉ, हाइपोथेसिस, लॉ, थ्योरी, सब कुछ आपको बता दिया गया। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, और वो क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। एप्लीकेशंस क्या है? बहुत एप्लीकेशंस हैं भाई, बट मैं यहां पर 3 करवाऊंगा, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो नए वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेनली 3 एप्लीकेशंस मैं यहां पे बता रहा हूं। तो एप्लीकेशंस क्या क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोस लॉ।
एवोगैड्रोस लॉ। बहुत ध्यान से समझना और आप लोगों को ये लॉ हमेशा याद रहे, जितना वॉल्यूम उतने मॉलिक्यूल। टेम्परेचर प्रेशर से वॉल्यूम किसका? गैस का। अगर गैस का वॉल्यूम ले रहे हैं तो उसमें उतने मॉलिक्यूल लेने हैं। बर्जीलियस कहे तो जितना वॉल्यूम उतने एटम्स, टेम्परेचर प्रेशर से। ओके, एप्लीकेशंस क्या हैं? सबसे पहले इन डिटरमिनेशन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी आप निकाल सकते हैं। पहली चीज तो एटॉमिसिटी ही पता करेंगे। क्या है एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी होती है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं इज नॉन एज एटॉमिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास हीलियम ले लिया, फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है, तो हाँ, तो ये क्या है? दिस इज इट्स एटॉमिसिटी इज 1। एक एटम से बना। O2 बोलो कितने एटम से बना? 2, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 2। O3 कितनी एटॉमिसिटी होगी? 3। 3 एटम से स्टेबल मॉलिक्यूल बना है, मतलब फ्रीली एग्जिस्ट करने वाला। P4 फॉस्फोरस कितने से बना? 4 से, तो 4। सल्फर 8, कितने एटॉमिसिटी? 8। CO2 बोलो कितने एटम्स हैं? 3, तो 3 एटॉमिसिटी होगी जी। अच्छा, C6H12O6 बोलो कितनी एटॉमिसिटी? 12 और 6 18 और 6 24। क्लियर है? मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को कि एटॉमिसिटी का मतलब है किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम है। मैं फिर बता दूं, जनरली लोग हीलियम को कहेंगे तो एटम है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये स्मॉलेस्ट पार्ट है मैटर का, जो किसी एलिमेंट का जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, पर ये फ्रीली भी तो एग्जिस्ट करता है ना, तो इसलिए आप इसको मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। बट अगर मैं O की बात करूं तो आप कहोगे सर ये एटम है, ये तो सबसे छोटी चीज, रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट कर लेगी, पर क्या ये सब फ्रीली एग्जिस्ट करेगा? नहीं, फ्रीली एग्जिस्ट ये इस फॉर्म में करेगा, तो इसका सबसे छोटा पार्ट को क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूल। सो दिस इज अबाउट द एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी आप निकाल सकते हो कैसे? बाय यूजिंग एवोगैड्रोस लॉ। Atomicity of a molecule can be determined। आप डिटरमिन कर सकते हो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, लाइक मेरे पास H2 plus half O2 gives H2O। According to Avogadro's hypothesis, this is 1 volume, this is 1/2 volume, दिस इज वन वॉल्यूम। ओके, तो क्या कहता है ये? 1 मॉलिक्यूल। एवोगैड्रोस लॉ तो यही कहता है हाफ मॉलिक्यूल एंड दिस इज 1 मॉलिक्यूल। तो अब देखेंगे यहां पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स कितने भाई? कंटेन्स 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ये जो एक एटम कैसे आया होगा? जब आधा मॉलिक्यूल कंबाइन किया होगा। सो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू किसके बराबर है जी? इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर है? 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कितने आ गए? एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं? 2। सो एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज कितनी होगी बताओ? सो एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज कितनी होगी? 2 नहीं होगी क्या? मैंने तो कुछ किया नहीं ना, मैंने यहां से इसको हाफ मॉलिक्यूल, मुझे नहीं पता था एक एटम है, पर मुझे इस मॉलिक्यूल में पता था ऑक्सीजन का एक एटम आ रहा है। तो ये तो तभी आएगा जब आधे मॉलिक्यूल के बराबर होगा। तो मैंने बता दिया कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होंगे। आप लोग दूसरा देखें ना,
1 molecule of water contain कितना भाई, 1 molecule of H2O contains कितना, 2 atoms of hydrogen, यही है ना, 2 atoms of hydrogen, हाइड्रोजन के 2 एटम। अब देखो 1 molecule of हाइड्रोजन किसके बराबर हो गया, एक मोलिक्यूल ही लगा है ना, एक मोलिक्यूल H2O बनाने के लिए जिसमें 2 एटम है, तो 1 molecule of H2 is equal to 2 atoms of हाइड्रोजन। तो 2 एटम हाइड्रोजन, तो एक मोलिक्यूल में 2 एटम है। नंबर ऑफ एटम्स इन अ मोलिक्यूल इज एटॉमिसिटी, तो एटॉमिसिटी कितनी आ गई हाइड्रोजन की भी 2 आ गई। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एवोगैड्रोस लॉ। क्लियर है? सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, इन डिटरमिनेशन ऑफ relation between vapor density and molecular mass ओके, ठीक है। आप लोगों को ये सारी बातें समझने के लिए 2-3 चीजें जाननी पड़ेंगी। मैं हालांकि आप लोग अगर मेरी बेसिक टर्म्स की वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें ऑलमोस्ट सारी टर्म्स बता रखी हैं, बट फिर भी बता देता हूं। तो वेपर डेंसिटी क्या है, पहली चीज तो वेपर क्या होते हैं, पहले तो ये जान ले वेपर फेज क्या होता है। when a substance exists in liquid state at room temperature and hence produces some vapors and hence produces को भी छोड़ देते हैं, and hence convert into gaseous phase only on heating। अगर रूम टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस लिक्विड है, जैसे वाटर H2O है, तो आप सबको पता है कि रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में मिलेगा। तो लिक्विड स्टेट में अगर वो है तो आपको इसको हीट करना पड़ेगा, कितने पे, मान लो 373 केल्विन पे हीट कर दिया, तो अब ये गैसियस फेज में आ गया। पर आप इसको गैस नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेपर्स बोलते हैं। तो ये तो हो गए भाई वेपर्स, ठीक है। और गैस क्या होती है, ये भी डिफरेंस आपको जानना चाहिए। गैस क्या है, द substance whose boiling point is lesser than room temperature, जिसका रूम टेम्परेचर से कम बॉइलिंग पॉइंट हो। जैसे इसका तो बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन था, तो रूम टेम्परेचर तो 25 डिग्री है। अगर 25 से कम हो, 10 डिग्री हो, जैसा ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन क्या होगी है, आप लोग देखें तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वो रूम टेम्परेचर से बहुत कम है, इसलिए वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, गैसियस फॉर्म में। तो जिन सब्सटेंसेस का बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से नीचे हो वो तो होते हैं गैस, और जिनका रूम टेम्परेचर से ऊपर हो वो बनाते हैं हमेशा वेपर्स। समझ गए? तो दिस इज द डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल लाइक ऑक्सीजन को आप गैस बोल देंगे, हाइड्रोजन को गैस बोल देंगे, बट वाटर के आप वेपर्स बोलेंगे। समझ गए? तो जिन लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, 25 डिग्री से ज्यादा है, तो वो क्या है आपके, वो तो बनाएंगे वेपर्स, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है वो होते हैं गैस। क्लियर है? दिस इज द डिफरेंस। तो ये वेपर डेंसिटी है, समझ गए? वेपर की डेंसिटी है। तो वेपर और गैस में डिफरेंस आ गया समझ में। अब बात करूंगा डेंसिटी की बात करते हैं जी। सो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो। दिस इज RHO, रो। दिस इज नॉट P को थोड़ा टेढ़ा कर दिया गया है। दिस इज रो।
रो क्या होती है, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी होती है, आपको पता है जैसे इस कमरे में 5 बच्चे बैठे हैं और इसका वॉल्यूम मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 5 ग्राम, एक बच्चे का मास 1 ग्राम, तो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इस बच्चों की डेंसिटी है इस कमरे में। ठीक है, उन्होंने इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो इतना मास इस टोटल वॉल्यूम में उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है या प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज द डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी आ गई। एक टर्म होगी एसटीपी, एसटीपी ये मैं फटाफट एक बार बता दूं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मैंने बेसिक टर्म्स में क्लियर किया हुआ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर इसको बोलते हैं। तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन है, आप लोग 273 केल्विन याद रखिए। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है, स्टैंडर्ड प्रेशर है इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, पर आजकल 1 एटमॉस्फेयर की बजाय क्या यूज किया जाता है, और 1 बार, टू बी वेरी प्रिसाइज 1 बार इज यूज्ड। मैं आगे लिखवाऊंगा जब गैसियस स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाएंगे, बट अभी के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर याद रखो 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है जी, क्लियर। तो अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। मैंने बता दिया वेपर डेंसिटी, एक और चीज रहेगी मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। बहुत एग्जैक्ट डेफिनेशन तो आपको थोड़े से देर के बाद ही मिलेगी, बट अभी के लिए तो इसको समझ लें। मोलिकुलर मास क्या होगा, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल इज नोन एज मोलिकुलर मास। मोलिक्यूल मैं समझा चुका हूं, उसके एक मोलिक्यूल का, जैसे हाइड्रोजन का एक मोलिक्यूल ले लो तो उसका मोलिकुलर मास आ जाएगा 2, क्योंकि एक एटम का 1 ग्राम ले ले और दूसरे एटम का फिर 1 ग्राम, तो एक मोलिक्यूल में 2 एटम है, तो इसका मतलब इसका मोलिकुलर मास आ गया 2। ओके, सो दिस इज अबाउट इट। अब देखते हैं रिलेशनशिप क्या है। तो याद रहे मोलिकुलर मास जो होता है उसकी रिलेशनशिप अभी हम लोग डिराइव कर देते हैं कि क्या रिलेशन आएगा। करें शुरू। अभी जानते हैं पहली बात तो वेपर डेंसिटी क्या है। वेपर डेंसिटी, डेंसिटी होता है स्पेस ऑक्यूपाइड, तो ये क्या होगा, दी डेंसिटी ऑफ वेपर्स, डेंसिटी ऑफ वेपर्स, वेपर्स, वेपर्स measured with respect to, with respect to किसके with respect to, density of हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के with respect to जो डेंसिटी मेजर की जाए वेपर्स की उसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी। इट इज आल्सो नोन एज रिलेटिव डेंसिटी, इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। अब समझते हैं क्या है ये सारी बातें हैं क्या। आप लोगों ने फिजिक्स में अभी पढ़ रहे होंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वहां पे आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। वैसे केमिस्ट्री में भी पढ़ाना चाहिए, बट क्योंकि फिजिक्स में पढ़ रहे हो तो जरूरत ही नहीं। यहाँ पे आप लोग सभी ने गिल्ली डंडा खेला होगा। गिल्ली डंडा में ये तो थी हमारे पास, मान लो गिच्ची है भाई, ठीक है, जिसमें से गुच्छते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें एक गिल्ली होती है ऐसी सी, है देखा होगा, एक डंडा है, ठीक है, ये गिच्ची है, उसमें से गुछ दिया तो गुछेंगे तो क्या होगा, ये चली गई, फिर हम वहां से फेंक के मारते थे, डंडे में लगता था, ऐसे होता था। नहीं लगा करता तो हम लोग फिर उस पर मारा करते, जैसे ही मारते थे मान लो हमारी गिल्ली यहां पे पहुंची तो क्या करते थे हम, देख अब जीतता कौन था, मान लो ये 2 कॉम्पिटिटर है, एक ये और एक ये, ठीक है, एक ये और एक ये, 2 हैं ए और बी, तो कौन जीतेगा। तो जैसे मान लो किसी की तो जो गिल्ली है वो यहां पे आ गई और किसी की गिल्ली यहां पे आ गई, मान लो यहां नहीं आई वो इधर आ गई। अब कैसे पता चले कि कौन जीता है, क्योंकि एक डायरेक्शन में तो गई नहीं, अलग अलग डायरेक्शन में गई। तो क्या करते थे, जो ये डंडा है इस डंडे से मापते थे, भाई इस पॉइंट से इस गिच्ची तक का माप लो, ठीक है, माप लिया, इस डंडे से 2 डंडे 3 डंडे 4 डंडे,
और यहां से फिर वो माप लिया, तो जिसके ज्यादा डिस्टेंस कवर करता था वो जीत जाता था, यही होता था। अब अगर मान लो वो कहे भाई मैं अलग डंडा लेके आऊंगा, मैं अलग, तो क्या पॉसिबल है क्या? भाई मान लो ये डंडा ले आया छोटा, तो इसका तो डिस्टेंस ज्यादा ऑटोमेटिकली हो गया, तो ये रिलेटिव नहीं आया। तो सेम ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लेंथ को मेजर करने के लिए 1 मीटर का कोई मेटल ले लिया, उस मेटल को प्रिजर्व करके रख दिया कि कल को अगर कोई झगड़ा होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो वो जो मेजरमेंट के लिए जो स्केल रखा हुआ है वो निकाला जाएगा और उससे मेजर किया जाएगा। रेफरेंस बना दिया, ये इतना 1 मीटर है। वो चाहते तो इसको 1 सेंटीमीटर भी कह सकते थे, उनको तो सिर्फ रेफरेंस बनाना था, तो ये रेफरेंस है। सेम ऐसे ही अगर हमें हाइड्रोजन की डेंसिटी, अगर किसी भी गैस की डेंसिटी निकालनी है, किसी के वेपर्स की डेंसिटी निकालनी है, तो वो डेंसिटी आप रिलेटिवली निकालेंगे कि अच्छा ये इतना है तो इससे ये इतना भारी है। आप लोग गेहूं लेने गए तो गेहूं में क्या करेगा, वो वेइंग बैलेंस रखते हैं, एक तरफ तो रख दिया क्या गेहूं रखेंगे और एक तरफ रखेंगे वेट रखेंगे। 1 किलो का लिया तो जैसे ही बराबर हो जाएगा क्या देगा, ले जाओ 1 किलो। अब अगर मान लो उस 1 किलो को चेंज कर दिया जाए तो आपका गेहूं भी चेंज हो जाएगा ना, तो ये रिलेटिव मास चलता है। ऐसे ही जो डेंसिटी है वो रिलेटिव डेंसिटी है, वो हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू निकाली जाएगी। क्लियर है? तो ये है रिलेटिव डेंसिटी। होपफुली मैं क्लियर कर पाया होऊंगा। मैं रिलेटिव वर्ड का मीनिंग बता रहा था विद रिस्पेक्ट टू। जैसे कि मैं तुमसे कहूं कि भाई दिल्ली का डिस्टेंस बताओ, एक बच्चा बोला 80 किलोमीटर, तो मैंने कहा गलत है, तो वो कहेगा क्यों सर, गोहाना से तो 80 है। बोला तो मैंने कब गोहाना बोला? तो विद रिस्पेक्ट टू गोहाना हो सकता है वो 80 किलोमीटर से है दिल्ली, लेकिन कोई रेफरेंस क्या ले ले, सोनीपत, तो सोनीपत से कितना हो गया 40। तो ये होता है रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू। तो सेम ऐसे ही अगर हम हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू निकालेंगे तो सभी एक जैसी वैल्यूज आएंगी। तो वही चीज अब मैं निकालने जा रहा हूं, वेपर डेंसिटी। तो लिख देंगे आप यहां पे वेपर डेंसिटी किसके बराबर होगा। अब आगे से भाई मैं इसको v डॉट d डॉट लिख दूंगा। तो वेपर डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ एनी गैस, जिस भी सब्सटेंस के वेपर्स की आप डेंसिटी निकाल रहे हो, डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी। ओके, शुरुआत करते हैं भाई। डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, उसी गैस का वॉल्यूम भी ले लेंगे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही लिख सकते हो ना, डेंसिटी तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। इसको ऐसे लिख दूं क्या, सभी एक ही चीज है, बार बार वही लिखूंगा, बस सॉल्व कर देंगे इसको। मास ऑफ एनी गैस एट सर्टेन वॉल्यूम फिक्स कर रहा हूं भाई, सर्टेन वॉल्यूम। मास ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सर्टेन वॉल्यूम। ठीक है, अब तुम्हें पता है जितना वॉल्यूम उतने मॉलिक्यूल। ठीक है, मास ऑफ एनी गैस ऑफ n molecules। ठीक है, अगर वॉल्यूम सेम अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, जितना वॉल्यूम उतने मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑफ n molecules। अब n को 1 ले लूं क्या, ले लेता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। मास ऑफ एनी गैस ऑफ 1 molecule, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑफ 1 molecule। इसको ऐसे लिख देता हूं
समझ रहे होगे ना, मैं सारी चीजों को सेम ही चीज लिख रहा था। वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, मैंने वॉल्यूम स्पेसिफाई कर दिया, तो क्या लिख दिया, मास ऑफ एनी गैस एट सर्टेन वॉल्यूम। अब हमें पता है जितना वॉल्यूम उतने मॉलिक्यूल्स, तो मैंने मॉलिक्यूल्स लिख दिया। तो यहां से आप लोगों को मैं जानबूझ के कुछ और लिख नहीं रहा, क्योंकि शायद समझ गए होगे, मैंने काफी डिटेल में बता दिया है। तो अब क्या करते हैं, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, ऐसे लिख दूं क्या जी, मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ एनी गैस, किसी गैस के एक मोलिक्यूल का मास, या मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, लिख सकता हूं कि नहीं, इजीली बताओ, सोच सोच के बताओ। तो आप कहोगे सर हाँ लिख सकते हो, पर आप लोग ये कहोगे कि सर मास ऑफ एनी गैस एट सर्टेन वॉल्यूम, तो ये जो वॉल्यूम है ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट मान लेते हैं। तो क्या लिख दूं यहाँ पे, एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एट एसटीपी। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी मेरे हिसाब से, एसटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब टेम्परेचर प्रेशर दोनों का सेम है, क्लियर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की वजह से आप सबको पता है जितना वॉल्यूम उतने मॉलिक्यूल्स, अगर n वॉल्यूम था तो n ही मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे मैंने n मॉलिक्यूल को 1 मॉलिक्यूल मान लिया, वो तो कितने भी मान सकते हो आप लोग, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस क्या होता है, मोलिकुलर मास of any gas divided by the molecular mass of hydrogen gas, यही होगा कि नहीं होगा। What is the molecular mass of hydrogen gas, बताओ। Vapor density is equal to molecular mass of any gas divided by the molecular mass of hydrogen 2 है, तो molecular mass किसके बराबर हो गया, 2 times of वेपर डेंसिटी। दिस इज द रिलेशनशिप जो आपको सिर्फ याद रखनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। आया कैसे है मैंने वो बताया, और कैसे एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस या एवोगैड्रोस लॉ को अप्लाई किया है मैंने वो बताया है। क्लियर है जी, मेरे हिसाब से कुछ मुश्किल है नहीं इसमें, तो ये रिलेशन याद रखना है। कंक्लूजन में मैं फिर से लिखवा दूंगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज दी तीसरी एप्लीकेशन है इन डिटर्मिनेशन ऑफ, तीसरी एप्लीकेशन है इन डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में, बिटवीन वॉल्यूम एंड मोलिकुलर मास और गैसियस वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप है ये जानते हैं, बहुत सिंपल सा ही है। वेपर डेंसिटी, मोलिकुलर मास किसके इक्वल है, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला लगाते हैं, किसके बराबर होगा, 2 इंटू डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू किसके निकाली जाती है, हाइड्रोजन गैस। ये रिलेटिव डेंसिटी है वेपर डेंसिटी, तो इट इज 2 इंटू डेंसिटी को क्या लिख सकते हो, मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ एनी गैस ऑफ सर्टेन वॉल्यूम एट एसटीपी लिख दें जी, टेन वॉल्यूम एट एसटीपी mass of hydrogen gas of certain volume at STP, ठीक है। mass of any gas of certain volume at STP by the mass of hydrogen gas of certain volume at STP, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना मास आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से इसको करते हैं 2 इंटू मास ऑफ, मैं वॉल्यूम फिक्स कर देता हूं, मास ऑफ एनी गैस ऑफ 1 लीटर, मास ऑफ एनी गैस ऑफ 1 लीटर वॉल्यूम
at STP divided by mass of hydrogen gas of 1 liter वॉल्यूम एट STP। क्लियर है? अब हमने हाइड्रोजन कितना ले लिया है? 1 लीटर लिया है, ठीक है, 1 लीटर ये ले लिया, स्टैंडर्ड प्रेशर लगा दिया, मतलब बाहर से 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ पे हमने 1 एटमॉस्फेयर ही लेना है, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा दिया, टेम्परेचर हमने 0 डिग्री सेल्सियस रख दिया। तो इसका वे कर लो, तो इसका जो मास आता है, मास ऑफ 1 लीटर हाइड्रोजन गैस एट STP इज इक्वल टू कितना आता है? 0.089 ग्राम। कितना आएगा? 0.089 ग्राम, ठीक है। ये कैलकुलेट किया है एक्सपेरिमेंटली, तो किसके इक्वल हो गया? मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू क्या लिख दूं इसको? मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एनी गैस, मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई में कर रहा हूं, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एनी गैस एट STP डिवाइडेड बाय, ये कितना है? मास ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑफ 1 लीटर वॉल्यूम, हाइड्रोजन गैस 1 लीटर वॉल्यूम, या मास ऑफ 1 लीटर हाइड्रोजन गैस एट STP इज 0.089, यही आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा भाई? अब इसको डिवाइड कर देते हैं, किसके इक्वल हो जाएगा? मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 बाय 0.089 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एनी गैस एट STP। ये वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी 22.4 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एनी गैस एट STP, यही होगा। तो दिस इज मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास किसके बराबर आ गया? मोलिकुलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 22.4 को 1 से कर दो, 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट STP। तो इसका मतलब मोलिकुलर मास किसके बराबर है? किसी भी गैस के 22.4 लीटर वॉल्यूम के बराबर है। सो 22.4 liter of any gas at STP always have its mass equal to molecular mass। वो molecular mass के बराबर होगा। It is known as molecular mass in grams, ठीक है। It is known as, इसको बोला जाता है known as ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम लॉ, इसको ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम लॉ बोला जाता है जी, ठीक है। तो याद रहे, जैसे मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 32 ग्राम मोलिकुलर मास है, तो ये हमेशा किसके बराबर आएगा? 22.4 लीटर एट STP, इसके बराबर आएगा, ठीक है। कोई भी मोलिकुलर मास के बराबर मास ले लो STP पे, हमेशा हाइड्रोजन का ले लें 2 ग्राम, किसके बराबर आएगा? 22.4 लीटर एट STP। क्लियर? तो मोलिकुलर मास, जितना मास अगर हम लेते हैं तो वो हमेशा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो गैस? 22.4 लीटर एट STP। सो दिस इज ऑल अबाउट दी एवोगैड्रोस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। एक इसकी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो रहेगी वो है एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। उसका भी कंसेप्ट मुझे पूरा एक्सप्लेन करना है, इसलिए वो मैं आपको अलग वीडियो में दूंगा, ताकि छोटा छोटा पार्ट आए तो आपको भी क्लियरिटी ज्यादा आएगी, ठीक है। तो अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं जो मैंने आज इस वीडियो में बताया। तो क्या है कंक्लूजन जो आपको याद रखना है, अगर आप समझ लेना पूरा वीडियो देख के, याद बस ये कर लेना, क्योंकि यही काम आप आगे रहेगा। पहले क्या बताया? बर्जीलियस हाइपोथेसिस,
बर्जीलियस ने हाइपोथेसिस किस किस पे बेस थी? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और गै-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स, जितने नंबर ऑफ एटम्स उतने ही वॉल्यूम। ठीक है, क्या थी कंडीशंस? टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है जी। फिर आई थी कौन सा? बर्जीलियस हाइपोथेसिस में हमें पता चला एटम जो है that is the smallest particle which participate in chemical reaction। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, participate in chemical reaction। तो इसीलिए इसको मॉडिफाई किसने किया? एवोगैड्रो ने, और वो बन गया एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ, और एवोगैड्रोज लॉ क्या था? टेम्परेचर प्रेशर सेम, तो जितना वॉल्यूम उतने ही नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, इक्वल number of atoms contains equal number of molecules, temperature pressure constant रखें। ठीक है जी, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। फिर इसकी एप्लीकेशंस में क्या पढ़ा था? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी पता कर सकते हैं क्या? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। बस यही छोटी छोटी बातें याद रखनी, आपको ये फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं। जो डेरिवेशन मैंने करवाए हैं वो बिल्कुल जरूरत नहीं, आप रिलेशन याद रखें। तो एटॉमिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स in a molecule। एटम मोलिक्यूल की डेफिनेशन आपको जरूर आनी चाहिए। दूसरा क्या था? मोलिकुलर मास किसके बराबर है? 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का दुगना आगे हमारे काम आएगा ये। और दूसरा क्या था? तीसरी थी एप्लीकेशन, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। आप लोगों को बस ये इतनी ही चीजें याद रखनी है। ठीक है, एग्जाम में बस यही आएंगी और यही अप्लाई होंगी। वो तो आई कैसे हैं वो मैंने तुम्हारे कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए बताया है कि जो एक्चुअल में साइंटिफिक एटीट्यूड यही होता है कि हम लोग चीजों को एनालाइज करना सीखें, और वो ज्यादातर हिस्ट्री से आता है। कभी भी एक्सपेरिमेंट्स पीछे जिन्होंने किए हैं वो, और जो हिस्ट्री हम लोग उनकी पढ़ेंगे वो ही साइंटिफिक एटीट्यूड हमारा डेवलप करता है। ओके, तो ये चीजें मैंने बताई। एक टर्म और बताई थी, और वो क्या थी? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? वो सबसे छोटी चीज जो फ्रीली एग्जिस्ट करे। ये फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है, इसको किसी की कोई जरूरत नहीं कंबाइन करने की, तो इसका सबसे छोटी चीज उठा लो, वो इसका मॉलिक्यूल है। क्लियर है? अगर ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको इसको एटम बोलना पड़ेगा। क्लियर है जी? सो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ाऊंगा, और होपफुली वो भी आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। सबको पता है एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, पर असली कंसेप्ट को जानोगे अगले वीडियो में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।